हे एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। बहुत स्वागत करते हैं आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने कहा था कि आज हम आपसे फुल सिलेबस गेस पेपर कंप्लीट करवाने वाले हैं। सो आप तैयार हैं इस चीज के लिए? आज आपसे गेस पेपर किया जाएगा, मतलब सेट नंबर 1, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा मैं ऐसे आपको 10 सेट दूंगा टोटल एग्जाम से पहले तक। ठीक है, 10 सेट में आज पहला सेट है जिसमें आपको एमसीक्यू, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन और ये सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों को, सभी इष्ट मित्रों को शेयर कर दो कि आज मॉडल पेपर यानी गेस पेपर, यानी मैंने अपने पूरे दिमाग से जो एक प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया है कि बच्चों को ये एग्जाम में बहुत मदद करेगा। फुल सिलेबस, हालांकि फुल सिलेबस है तो आप लोग तैयार रहिएगा। जो नहीं बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आर यू रेडी गाइस? तैयार हैं आप लोग? ठीक है, कैसे हैं हमारे बच्चे लोग? तैयार हैं? जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए आज ही क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट बायोलॉजी। एग्जाम में यहीं से आएगा, मतलब ये 10 सेट बना लिए ना, कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना है आपको। अगर ये 10 सेट आपने बना लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और अगर वीडियो पसंद आई तो आखिरी तक जरूर देखना। क्वेश्चंस को अंत तक पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिए आपके लिए कुछ ज्यादा ही आवश्यक है, इसलिए तैयार रहिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है वो पेपर के नियम और कानून। पूर्णांक संख्या है 70। ठीक है, कक्षा 12वीं है। 3 घंटे 15 मिनट आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं इसे 45-50 मिनट में करवाऊंगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्र भी आप बना सकते हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके बाजू में अंकित रहेंगे। यह मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो और आगे के बाकी 9 सेट भी चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो वीडियो चल रही है, इसके अलावा जो वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं, दोनों को पढ़ना है, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ने का है। दोनों को पढ़ना है और दोनों को पढ़ पढ़ के ही जो है यहां पर कंप्लीट करने का है। ठीक, चलिए भाई। तो ये अगर आपको ये टेलीग्राम में चाहिए तो आप योगेश सर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी। ओहो सॉरी। पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आएगा। रेडी गाइस? तैयार है? रोर करो मेरी आर्मी, रोर करो यहां पर कमेंट सेक्शन पे, बताइए कैसे स्टार्ट किया जाए। तैयार? पूछ लें? चलो भाई शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन तंत्र अंग का प्रतिनिधित्व करता है? नर जनन तंत्र का कौन सा भाग है? पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागण। नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे आंसर दे दो भाई। बोलिए फटाफट आंसर। जल्दी बोलो आंसर, जल्दी बोलिए। क्या आंसर होगा? क्या है भाई साहब? पोल डाल दिया करना थोड़ा बहुत। दुनिया में कुछ बिना बोले कोई लोग करता ही नहीं कोई काम, समझ रहे हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट क्या आंसर दिया बच्चों ने? फर्स्ट कहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी आंसर का है। पुमंग कहा है मेरे बच्चे। पुमंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला आंसर होगा पुमंग। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, जल्दी बोला करो। पहला आंसर। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है मां के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु की माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका भी सही जवाब मुझे बच्चा लोगों से चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। मॉडल सेट पहला है और पहले का सही आंसर मुझे सभी बच्चों से चाहिए। इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला मेरे बेटा। सारे बच्चे बता रहा हूं मैं, यह प्रश्न तुमसे बनने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है भाई? फटाफट ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ज्यादा टाइम लगेगा तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे फिर पूरे आप। ठीक है, पिता के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से ये होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न,
जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग, हालांकि ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है लेकिन फिर भी पूछ तो सकते ही हैं, अंत चल रहा है, समय आखिरी है तो पूछा बिल्कुल जा सकता है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग किधर किधर होता है? क्या चिकित्सा में हम उसे यूज करते हैं या कृषि में यूज करते हैं, दोनों में यूज करते हैं या किसी में नहीं करते? जेनेटिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं चिकित्सा में, इंसुलिन बनाने में, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कृषि में, बिल्कुल सही है। बीटी कॉटन बनाने में, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो 54% बच्चों ने दोनों में आंसर टिक किया है, तो दोनों ही सही जवाब होगा। तो सेट नंबर 1 में अभी तक बड़ा सटीक जा रहा है, बच्चे सही जवाब देते चले जा रहे हैं, मजा आ रहा है प्रश्नों को बनाने में। चौथा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चौथा, लाइकेन के बारे में पूछा गया है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने के पक्ष सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। जो लाइकेन होता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशंस कर सकता है, मतलब वो अगर पहाड़ चट्टान है तो वहां पर भी जंगल बना सकता है। ये किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन करता है? शैवाल और जीवाणु मिलते हैं तब होता है क्या? शैवाल और कवक मिलते हैं तब होता है क्या? जीवाणु और कवक मिलते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं क्या? या फिर कवक और फंजाई मिलते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं क्या? किसको कहते हैं बेटा जी, किसको? बी कहा है ऑप्शन, शैवाल और कवक। किसे कहा है सही जवाब? शैवाल एवं कवक। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, शैवाल और कवक इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल्गी है और फंगस है, माइकोबियोन्ट एंड फाइकोबियोन्ट, ये दो ऑप्शन जो हैं वो परफेक्ट आंसर है प्रश्न क्रमांक चौथा के लिए। पांचवा प्रश्न अब आपके सामने है, अब आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपको सही जवाब देना है। एगरोज जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को सेपरेट करने के लिए एगरोज जेल का उपयोग किया जाता है। यह एगरोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का से, साइकस से, समुद्री घास से, या इनमें से कोई नहीं? एगरोज आखिर बनता किससे है? एगरोज आखिर बनता किससे है? जवाब फटाफट दीजिएगा, टाइम लगना नहीं चाहिए, जल्दी बोलिए। एगरोज किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया भाई, गिफ्ट हो गया तुम्हारे लिए। मक्का, साइकस, समुद्री घास, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोला है आंसर? बिल्कुल बेटा, एगरोज जो है वो समुद्री घास है और समुद्री घास से ही हम एगरोज जेल को प्राप्त करते हैं और डीएनए को छनन प्रभाव के द्वारा डीएनए को छानकर हम डीएनए को अलग अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां आंसर, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? आप देख रहे हैं और बताएंगे इसमें कि कौन सी द्विगुणित संरचना है भाई साहब, मतलब वो डिप्लॉइड है। क्या वो अंडाणु है जो डिप्लॉइड है, क्या वो भ्रूणपोष है जो डिप्लॉइड है, या युग्मनज है वो डिप्लॉइड है, या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का सबसे सही? यस यस यस, बिल्कुल, क्वेश्चन डेली क्लास में मिल रहा है, बिल्कुल बताइए, जल्दी जवाब बताइए। आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत, समस्या नहीं ना आ रही है? ऑल डन, ठीक है, जवाब बताओ। तो भाई साहब देखो, अंडाणु तो होता है अगुणित, भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, ठीक है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, और युग्मनज होता है मेरे बच्चे द्विगुणित। तो आंसर होगा सी, त्रिगुणित, सॉरी द्विगुणित। द्विगुणित जो है वो होगा युग्मनज। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना द्विगुणित है? युग्मनज भाई साहब, युग्मनज। ओके डन, बढ़िया। अब इसके बाद 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? मतलब वो एक्वाटिक है, पानी में रहता है। वो कौन है जो पानी में रहता है? सिंघाड़ा रहता है क्या, नागफनी रहता है क्या, सीसम रहता है क्या, या अकेसिया रहता है क्या? कौन है जो पानी में रहता है? कौन है जो पानी में रहता है? ऑप्शन आपको बताने हैं, सोचिए फटाफट। अभी फिलहाल सभी के बराबर कमेंट्स पे जा रहे हैं। 67% बच्चों ने, और भी पोल करिए, जल्दी, टाइम लगना नहीं चाहिए। बोलिए आंसर क्या होगा? जलोद्भिद पौधा होगा सिंघाड़ा।
पानी तालाब से निकाला जाता है भाई साहब, सिंघाड़ा जो है वो तालाब से निकाला जाता है, तो सिंघाड़ा जो है वो है, नागफनी नहीं है, शीशम नहीं है, अकेसिया बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। 8वां प्रश्न आपके सामने, एक और चैप्टर है, बायोगैस में कौन होता है। बायोगैस पूछा जाता है इकोलॉजी वाले टॉपिक में कि बायोगैस इनमें से क्या है और किन में होता है। CO2 होती है क्या बायोगैस में, H2 होता है क्या बायोगैस में, मीथेन होता है क्या बायोगैस में, या इनमें से सभी होते हैं बायोगैस में। बायोगैस में इनमें से क्या होता है, बायोगैस में इनमें से क्या होता है, बोलिए, ऑप्शन दीजिए, बायोगैस में इनमें से क्या होता है, क्या 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 होता है। कुछ नहीं, जवाब बताइए, क्या आंसर होगा इसमें से। सी 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 सी, लेकिन 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 कौन बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। क्या ऑप्शन होगा बताइए, जल्दी जवाब दीजिए, बताइए। CO2, H2 और CH4 नहीं होता क्या, क्या टिक कर रहे हैं आंसर, सोच के देखिए, बढ़िया 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 ऑप्शन टिक करिए, इनमें से क्या सबसे सटीक आंसर होगा। देखो, मीथेन होता है, पक्की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और H2 और H2S भी होता है, तो सारे आंसर सही है भाई इनमें से सभी। बायोगैस में आपका CH4 भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, और H2S गैस भी होती है, तो यही तीनों तो मीथेन होंगे। तो ज्यादातर बच्चों के गलत ऑप्शन हो गए। ध्यान रखना, मीथेन के अलावा भी बहुत कुछ होता है इनमें। बायोगैस एक अकेली गैस थोड़े ना होती है भाई, 3-4 गैस मिलकर बायोगैस बनती है, एक अकेली गैस बायोगैस कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो आंसर इसके सभी हो गए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए, सही जवाब बताइए, इसका सही आंसर बताइए। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। एक अकेला प्लांट जो है पूरे अगर पौधे को बना सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे। एक अकेला पौधा जो है, एक अकेला कोशिका अगर पूरे पौधे को बना सकती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। क्लोनिंग, सोमा क्लोन, टोटीपोटेंसी, या इनमें से सभी कह सकते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, एक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। क्या आंसर होगा इसका, सोचिए और फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। सी बिल्कुल सही है, टोटीपोटेंसी हम उसे कहते हैं। जिन बच्चों को ना पता हो वो बच्चा आप पता कर ले कि जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टोटीपोटेंसी की, टोटीपोटेंसी वाला गुण यहां पर कहलाता है। टोटीपोटेंसी का मतलब पूर्ण सशक्तता, अकेली कोशिका पूरे पौधे का निर्माण कर सकती है, सशक्तता पॉइंट कहलाएगा। 10वां प्रश्न अब आपके सामने है, 10 प्रश्न MCQ हैं, फिर आपको 1 वर्ड क्वेश्चन है, फिर 2 है, 3, ऐसा करके बहुत सारे और भी क्वेश्चन इनमें हैं जिनको अंत तक आपको जरूर देखना है। सेट नंबर 1 बोर्ड में गजब फोड़ेगा, मैं पक्का बता रहा हूं, पूरी गट फीलिंग है कि इस 10 सेट करवाऊंगा और इस 10 सेट में तुम्हारे गजब के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इतना कर लो, कहानी डन, इसके बाहर पढ़ने की जरूरत है ही ना, बिल्कुल नहीं है, इसके बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब एक संतति की उत्पत्ति एकल जनक से ही हो जाए, जब कोई उत्पत्ति एकल जनक से ही हो जाए, तब उसे क्या कहा जाता है। एकल जनक से ही अगर पूरा एक पौधा बन जाए, तो क्या हम उसे लैंगिक जनन कहेंगे, क्या हम उसे अलैंगिक जनन कहेंगे, या ए बी दोनों कहेंगे, या आंतरिक निषेचन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा जी, सवाल सोचिए और जवाब दीजिए, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। यदि एक पौधा जो संतति है, उत्पत्ति एक ही आदमी एक ही से हो जाए, तो क्या लैंगिक है, क्या अलैंगिक है, या दोनों है, दोनों में होता है, अकेला होता है, किस में क्या क्या होता है। तो सही जवाब होगा भाई साहब अलैंगिक जनन। क्या होगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो जनन है जिसमें हम एकल संतति से मतलब एकल जनक से पूरी संतति बना सकते हैं। अब आ गए हम 11वें नंबर के प्रश्न पे। 11वें नंबर का प्रश्न भी आपको 1 नंबर देकर जाएगा और सीधा प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको जवाब देना है
कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिख दो, बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ये आंसर दो मुझे। ये अब वन वर्ड क्वेश्चन है, फिर एमसीक्यू भी बाद में आएंगे। बताओ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी है, मोनोसोमी, मुझे अभी उससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ एक प्रश्न पत्र करवाने आया हूं, आपको बताऊंगा, जवाब बताइए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? किसी ने 45, 47, 45, 47 सब मिक्स कर दिया है। असल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ट्राइसोमी है, तो इसके पास में गुणसूत्र की संख्या होगी मेरे बच्चे 47, और टर्नर सिंड्रोम एक डाउन मतलब मोनोजेमी है, इसलिए गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 45। एक नंबर बहुत सारे बच्चों का कम हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, यह बात भी बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है आपके सामने। नर जर्म कोशिकाएं, नर जर्म कोशिकाएं जैसे स्पर्मेटोगोनिया या फिर ऊगोनिया, दोनों जो है किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण मींस स्पर्म या ओवा जो बन रहा है वो कौन से विभाजन के द्वारा बनेगा? विभाजन का नाम क्या होगा? क्या विभाजन अर्धसूत्री होगा या असूत्री होगा या समसूत्री होगा? कौन सा सूत्री होगा? अर्धसूत्री, समसूत्री? और ये थोड़ा लाइक भी कर देना है ना, थोड़ा सा लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है देख के ना, खुशी मिलती है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं वो सारे, कौन सा भाई? समसूत्री, सबने समसूत्री कहा है। अर्धसूत्री विभाजन, नर जर्म कोशिका द्विगुणित होती है और स्पर्म हमेशा अगुणित होता है। ये जो विभाजन होगा बच्चा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। सो परफेक्ट आंसर इज अ मियोसिस। ये तो पढ़ाया हुआ भी गया है, इस पे प्रश्न बनना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 पे पहुंच गए अब हम लोग, ठीक है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? परागकण मात्र कोशिका जो परागकण को बनाने वाली है उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित? ये आपको ऑप्शन बताना है। क्या वो पराग मात्र कोशिका जो है वो अगुणित होगी या द्विगुणित होगी या फिर त्रिगुणित होगी? फटाफट फटाफट, बिल्कुल टाइम लगना नहीं चाहिए, जवाब बताइए। क्या वो अगुणित होगा या द्विगुणित होगा या फिर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? परागकण मात्र कोशिका में ऐसा क्या होता है? जवाब बताइए। द्विगुणित। पराग मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित रहेगी और फिर जब परागकण बनाएगी तो परागकण जो है हमेशा अगुणित हो जाता है। तो आंसर इनमें फिर अर्धसूत्री विभाजन करके 13वां प्रश्न ऐसा हो जाएगा। 14वां प्रश्न, 14th नंबर का सवाल अब आपके सामने आ रहा है। 14th नंबर का सवाल, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सारे बच्चे बता रहा हूं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा पढ़ के। उस एंजाइम का नाम बताओ जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ देता है। पढ़ाया नहीं गया लेकिन फिर भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर डीएनए के खंडों को हम तोड़ देंगे, टूट गया टुकड़ों टुकड़ों में, तो वो कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम का नाम, डीएनए जो अणु को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या होगा उस एंजाइम का नाम? एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो भी ऑप्शन आपके पास में पता है जल्दी बताइए। उसका नाम है मेरे बच्चे, उसका नाम है प्रतिबंधन। क्या नाम है इसका? प्रतिबंधन, ठीक है, उसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम। और प्रतिबंधन एंजाइम को हम एंडो न्यूक्लियेज कहते हैं या तो फिर आप उसे एक्सोन्यूक्लियेज भी कह सकते हो। यह 14वां प्रश्न कहलाता है। 15वां प्रश्न आपके सामने है। 15वां प्रश्न अब आपके सामने है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्थिरीकरण करके ग्लूकोज बना सकता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, प्रकाश का उपयोग करके ग्लूकोज बना सकता है, ऐसे पौधों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे पौधों को हम क्या कह सकते हैं जो पौधों में, मतलब जो, सॉरी, क्या कह सकते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करे। देखो, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है हम उसे उर्वरक कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं। मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूं, याद रखना भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। और या तो आप इसे कह सकते हैं भाई कि वह स्वपोषी होगा,
वह क्या होगा? स्वपोषी। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। अब हम आ रहे 16वें नंबर के प्रश्न पे। 16वें नंबर का प्रश्न और बड़ा प्रश्न है। अब 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चार्ट बनाया जाएगा, आंसर बताया जाएगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आखिर पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कौन करता है लिंग निर्धारण पक्षियों में? तो आपको 3 बातें बतानी है। इनमें होता है मेरे बच्चे मादा विषम युग्मता। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब देते जाना। क्या आंसर है? मादा विषम युग्मता। ZZ ZW। ZW कौन है? ZW है फीमेल और ZZ कौन है? ये है मेल। तो आपको बात समझ में आ गई? ये होता है पक्षियों में लिंग निर्धारण का तरीका। ZZ ZW, ZZ ZW। बढ़िया बढ़िया। उसके बाद आगे 17वें नंबर का प्रश्न। यह आपको खुद से बताना है कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो स्वच्छ नामांकित चित्र आपसे बोला जाएगा। तो देखो, अब स्वच्छ तो नहीं पता, लेकिन नामांकित तो बना ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, स्वच्छ का नहीं पता, नामांकित फटाफट बना देते हैं। आपको ज्यादा टाइम लगना नहीं है, आपको भी पता है कि भाई। ठीक है, चलो फटाफट डायग्राम बना ही देते हैं। तो भाई साहब हो गया ये 5 डैश इंड हो गया, मान लो ये 3 डैश हो गया, ये 5 डैश हो गया और ये 3 डैश हो गया। मुझे फटाफट बता दो यार कि इसका एक टर्न से लेकर दूसरे टर्न के बीच की लंबाई कितनी होती है? ये होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 3.4 नैनोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? एक टर्न कहते हैं, एक पिच कहते हैं हम इसको। एक टर्न बोलो या तो एक पिच कहते हैं हम इसको। इनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है? यहां से यहां तक 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या 2 नैनोमीटर। यहां से यहां तक कितने? थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन डबल बॉन्ड ग्वानोसिन। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से यहां तक टोटल कितने क्षार युग्म होते हैं? 10 क्षारक युग्म। बस हो गई कहानी खत्म। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे क्षारक युग्म के बीच का दूरी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या 0.34 नैनोमीटर। ध्यान से बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज्यादा जरूरी डायग्राम है। थोड़ा और मन लगाकर अच्छे से डायग्राम बना लेना ताकि और अच्छे से डायग्राम बन जाए आपका। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी में फटाफट आपको समझा दिया। बना लेना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बनना चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या होता है? 18वां प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। प्रतिरक्षा क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी क्या होती है मेरे बच्चे? रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें प्राप्त होती है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। यदि याद रखना, यहां पर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यह प्रतिरक्षा क्या होता है? यस बेटा जी, भौकाल है आज, भौकाल। पहला सेट करवा रहे हैं बच्चे, 1000 पार है। अब इसको बहुत जल्दी आप लोगों को 12,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे 12,000 करवाया। अब इसे बहुत जल्दी 20,000 और ये लाइव व्यूज को कम से कम 2,000 तक पहुंचाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर क्लासेस पसंद आती है तो बिल्कुल शेयर दोस्तों सबको करना है, बताना है कि सब लोग जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता, सारे के सारे 1000 लोग कम से कम लाइक तो कर ही दो यार। ठीक है, आधे लाइक्स हैं आप लोगों के, मात्र 541 लाइक करो। चलो चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अब आपको 19वें नंबर का प्रश्न है भाई कि आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा के साथ उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच में कौन सा संबंध है? ये जल्दी बोलो। रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं और आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच में पारस्परिक क्रिया कौन सी हो रही है? क्या हो रहा है उनके बीच में? क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में? उनके बीच में हो रहा है सहभोजिता। ठीक है, उसे अपन सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है? आर्किड का पौधा उससे न्यूट्रिशन ले रहा है और वो जो है उसके साथ कुछ खास उपयोगिता है, सहभोजिता कहते हैं। जब एक को फायदा होता है और एक को दूसरा कुछ बात होती नहीं। यस यस यस, सहभोजिता कहते हैं उसको। चलो अब उसके बाद कुछ 20वें क्वेश्चन पे आप लोगों से कुछ और एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर कुछ बड़े प्रश्न भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। ठीक है,
और बड़े प्रश्न भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। तब तक अभी छोटे से एमसीक्यू कुछ और करवा देते हैं। शहद का निर्माण कौन सी मक्खी करती है? यह खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के ऊपर टॉपिक है। यह पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि शहद का निर्माण कौन करता है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी या ए और बी दोनों? असल में उस छत्ते में किसका काम असल में होता है? किसका काम असल में होता है? सवाल का जवाब एकदम क्लियर कट देने का है। बताओ कौन करता है भाई ये काम? कौन करता है? देखो ये दोनों सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए होते हैं। नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी, ये दोनों ये जो रानी मधुमक्खी है, ये दोनों सिर्फ जनन करने के लिए होते हैं। बचता है सिर्फ कार्यकर्ता मधुमक्खी, और उसमें से भी मादा, कार्यकर्ता में भी से भी मादा। तो ये कार्यकर्ता मधुमक्खी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका कार्यकर्ता मधुमक्खी सही जवाब है। 21वां प्रश्न आ रहा है बेटा। 21वां प्रश्न है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पे सवाल है। जितने भी बच्चे जो नए हैं, आपको ऐसे ही सेट आगे जाकर मिलते रहेंगे। आप इसके लिए तैयार रहना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसे देख लेना। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, आप लोगों में से कोई भी बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो हमारा फ्री ट्रायल ऑन है। फ्री ट्रायल ऑन है। कमेंट सेक्शन पे उसका लिंक है भाई, कमेंट सेक्शन पे उसका लिंक है। आप जाकर उसे 3 दिन के ट्रायल को यूज कर सकते हो। 3 दिन के ट्रायल को यूज कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिन है, 3 दिन का ट्रायल आप यूज कर सकते हो। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज मिल जाएगी। ओके डन। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? अगर कोई इडली और डोसा का आटा उपयोग कर रहा है तो वो क्या जीवाणुओं का उपयोग कर रहा है? लैक्टोबैसिलस की वजह से बन रहा है क्या? विषाणु की वजह से बन रहा है क्या? या फिर ईस्ट की वजह से बन रहा है? किसकी वजह से बन रहा है? किसकी वजह से बन रहा है? जल्दी जवाब दीजिए कि इडली और डोसा का आटा, याद रखना इडली और डोसा का आटा जो है वो हमेशा ईस्ट की वजह से बनता है। सैक्रोमाइस्टिस सेरेवेसी ईस्ट जो है उसको बनाने में मदद करता है। 22वां प्रश्न अब आपके सामने है। 22वां प्रश्न आपके सामने है। सोच समझ के मन लगाकर अच्छे से जवाब देना। फुल सिलेबस क्वेश्चन है बेटा, फुल सिलेबस क्वेश्चन है और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि लगभग जितने भी चैप्टर्स आपके काम के हैं सबके पूरे प्रश्न डाले जाएं। और आप अपने बोर्ड की तैयारी में इन प्रश्नों को जरूर करना, जरूर मतलब जरूर करना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ प्रश्न अगर मैं नहीं भी करवा पा रहा हूं तब भी मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। आप इसकी पढ़ाई जरूर कर लेना। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या फ्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है? या फिर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बताइए इनमें से कौन सी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है नहीं, सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट उसकी वजह से फॉलो नहीं होता है। सोचिए, सही जवाब दीजिए। आंसर होगा नाइट्रोजन। डेफिनेटली नाइट्रोजन को अपन ग्रीन हाउस गैस में नहीं मानते हैं क्योंकि यह गैस सामान्य गैस है और सब किसी में होती रहती है। 23वां प्रश्न अब आपके सामने है। 23 नंबर का प्रश्न है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज है? क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज है? क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज है? या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पॉलीमरेजेस है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए के टुकड़ों को काटने के लिए जाना जाता है, क्या वो एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज में काउंट होता है? क्या एक्सो में काउंट होता है? या फिर लाइगेज में काउंट होता है? या पॉलीमरेज में काउंट होता है? किस में काउंट होता है बेटा? किसमें काउंट होता है? अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काउंट कर रहे हैं तो आप इनमें से किसमें काउंट कर रहे होंगे उसे? 23 नंबर का क्वेश्चन है। याद रखना हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज है। एक्सोन्यूक्लियस का हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते। एक्सोन्यूक्लियस उतने काम का हमारे नहीं है जितना कि हमारे काम का है एंडोन्यूक्लियस, जितना हमारे काम का है एंडोन्यूक्लियेज। तो यह बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। ध्यान से सोचना और जवाब बताना।
अब यहां पर एक 24वें नंबर के सवाल में सबसे पहला सवाल आपके सामने, फिर एमसीक्यू सेशंस है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी बताना लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में 3 अंतर आपको बताना है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में क्वेश्चन एक आध पॉइंट बनाते हैं। लघु बीजाणुधानी और यहां पर पॉइंट आता है गुरु बीजाणुधानी। सब मिलकर तैयारी करते हैं, कुछ जो हो जाएगा वो बढ़िया है, जो नहीं हो पाएगा वो आप लोग प्रश्नों को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, वैसे ये चैप्टर पढ़ाएंगे। बताओ भाई लघु बीजाणुधानी क्या है? यहां क्या बनेगा बेटा जी? यहां परागकण निर्माण होगा। यहां क्या निर्माण होगा? परागकण निर्माण होगा। बढ़िया। इसके बाद यहां क्या होगा भाई साहब? यहां पे निर्माण होता है, यहां जिसे अपन कहते हैं बीजांड निर्माण होता है, यहां पर बीजांड निर्माण होगा। ओके भाई साहब, लघु बीजाणुधानी में क्या होगा? किसमें प्रेजेंट रहता है? यह पुमंग का भाग है, पुमंग का भाग है, जहां पुमंग प्रेजेंट होगा। और यहां पर क्या होगा? यह जायांग का भाग है, जायांग का भाग है। बढ़िया, समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक जायांग का भाग है। तो ऐसा करके आप 1-2 चिन्ह, बिल्कुल सही बात है। यहां परागकण निर्माण मतलब नर युग्मक बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, नर युग्मक बोल सकते हैं। और यहां पर जो बात बनता है वहां पर हम मादा युग्मक कह सकते हैं या युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। समझ आ रही बात? गुरु बीजाणुधानी के तीसरे नंबर पे पार्ट आता है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर, यहां 4 परत होती है, 4 परत होती हैं। अब 4 परत में कौन सा है भाई? तो सबसे पहला वहां पर जो है एंडोथीसियम, एपिथेलियल, उसके बाद मिडिल लेयर, टैपेटम। इनके पास अलग अलग लेयर है भाई की, बीजांड वृंत है, उसके बाद लेयर है, चलाजा है, ये सारी चीजें इनके पास में होता है। ये छोटा सा अंतर है, इसको आपको बन जाएगा। चलो, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न, एक बात बताओ मुझे कि हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताओ क्या यह सही है या गलत है? यह प्रश्न आप बना लोगे, हां या ना? जल्दी जवाब मुझे बताओ, फटाफट जल्दी जवाब, फटाफट मुझे बताओ कि लड़कियों को दोष दिया जाना गलत है। और आपको यह प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि यह गलत है, क्योंकि जो लड़की या लड़के का पैदा होना वो 50-50% चांस है। और यह निर्धारण करता है मेल, यह निर्धारित करता है मेल, ना कि मादा। बन जाएगा? समझ में आ गई मेरी बात? बन जाएगा या सुनो, जल्दी बोलो। बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, ये कई बार पढ़ाया हुआ है। अब आपको बताना है मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या। 3 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता का नियम। क्या यह प्रश्न आपसे बनेगा? क्या यह प्रश्न आपसे बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए, इसको कई बार पढ़ाया हुआ है। मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम, यह भी कई बार पढ़ाया हुआ है कि एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा, दोनों पे ये क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ, एक बार जाके थ्योरी देखना, यह प्रश्न भी आपसे बनना चाहिए। इसके बाद भाई साहब तीसरे नंबर के प्रश्न में डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वॉटसन क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहायता की? डीएनए का कौन सा ऐसा रूप था जिसकी वजह से सेमी कंजर्वेटिव मेथड निकला? इसका मैं डायरेक्टली आंसर तुम्हें बताता हूं। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है इसका डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए होता है बेटा जी डबल हेलिक्स। तो जब डीएनए डबल हेलिक्स है और उसमें लगता है चारगाफ का नियम, तो चारगाफ का नियम को देखने के बाद वॉटसन क्रिक को लगा कि भाई साहब जो डीएनए है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मेथड होगा। बिल्कुल जिद्दी बॉय जो भी है, डबल हेलिक्स मॉडल और चारगाफ का नियम, ये 2 ऐसी बातें थी जिसने, बताओ फटाफट बताओ, बताइए फटाफट, डबल हेलिक्स मॉडल और चारगाफ का नियम, ये 2 ऐसी बातें थी जिसने बताया कि हां भाई इस वजह से यह कार्यक्रम हो पाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल, यह बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए अब तीसरे नंबर के प्रश्न में और आगे बढ़ते, 3 नंबर के प्रश्न में और आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, आपको बताना है। एक मलेरिया परजीवी है, बहुत जल्दी इसका शॉर्ट आपके पास में आने वाला है। इस प्रश्न को भी आप नोट करके रखिए, एग्जाम से पहले आपको यह तैयार करके रखना होगा। एग्जाम से पहले यह आपको तैयार करके रखना होगा।
ठीक है, कि मलेरिया के परजीवी जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है, यह बनना चाहिए। बता दूं क्या फटाफट, बता दूं इसको फटाफट? ये बस 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 छोटे छोटे पॉइंट को बताना, थोड़ा सा डिटेल कर लेना ना भाई। डायग्राम बना देना, डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, थायमिन एडेनिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानोसिन से जुड़ता है, तो ये पता चल गया कि ऐसा ऐसा मॉडल होता है। बन जाएगा ना, ये भी आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं इसका शॉर्ट दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में, अगर कोई आपको संक्रामक रोग है, अगर कोई आपको नहीं बनेगा तो मैं इसका अभी वीडियो शॉर्ट फॉर्म में अपलोड करूंगा, आप उसको देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ आज ही बने, लेकिन नोट कर लो कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। या तो फिर कल अभी मैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर आएगा ना, 2 दिन चलेगा वो, तो 2 दिन में किस दिन करवा दूंगा मैं। कल मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो होते हैं, ये टॉपिक आपको मैं करवा दूंगा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला। अब बताओ यार कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोग को पढ़ा, तो उसको मारने के तरीके के बारे में पता चला, उससे हमें स्वच्छता के बारे में पता चला। एक बात बताओ, जब हम कोरोना को पढ़ते ही नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि हमको मास्क से बचना है, निमोनिया कैसे फैलता है, कौन सी बीमारी कैसे होती है, ये सारी बात हमें ऐसी पता चली, इसलिए इसको अपन काम करते हैं। अब मुझे आपको एक बात बताना है, आप बताइए मुझे इस प्रश्न का जवाब, ये जो भी नंबर का होगा। जैव उर्वरक किस प्रकार से उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है? आपने राइजोबियम सुना होगा, आपने राइजोबियम सुना होगा, आपने नाइट्रोबैक्टर सुना होगा, आपने एजोला सुना होगा, आपने और भी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। ये सारे लोग उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। आखिर कैसे? ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। कोई जवाब दिया क्या? क्या कोई जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिर हल्का 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 बस लिखते चलो। कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे तो मृदा की उर्वरा शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, उर्वरा शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। यह परफेक्ट आंसर होगा उस प्रश्न के लिए। अब थोड़े और बड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, अब इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि पीसीआर, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, क्या आपने कभी पढ़ा इसको? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पीसीआर, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा। इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखो कि यह भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पीसीआर फुल फॉर्म बोलो इसका, व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। अच्छा टाइम दे दूं? लिख लो, हल्का हल्का लिखते चलो ना यार, पीडीएफ तो मैं खुद दे दूंगा तुम्हें, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? फुल फॉर्म बोलो इसका फटाफट, कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद जो बायोटेक वाला चैप्टर आएगा उसमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करो, बिल्कुल बन जाएगा। पीसीआर, पॉलीमराइज सेक्शन, जिसे नहीं पता, हम हैं अभी, चैनल इसीलिए बनाया हुआ है पढ़ाने के लिए, बस आप लिखो। अभी फुल सिलेबस इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ लोगे। अच्छा एक काम करो, प्रतिबंधन एंजाइम के 2 एग्जाम्पल बता दो मुझे, प्रतिबंधन एंजाइम के 2 एग्जाम्पल बता दो मुझे फटाफट। कौन से एग्जाम्पल हैं प्रतिबंधन एंजाइम के? पीडीएम ओपन होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? इको R1 नाम सुने हो, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल आता है HIND2, HIND2, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम का एग्जाम्पल है, प्रतिबंधन एंजाइम का एग्जाम्पल है। यह बात आपसे बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, ठीक है? यह पॉइंट बिल्कुल आपसे बनना ही चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, फटाफट फटाफट तुम्हें वो मलेरिया वाला पॉइंट तो समझा ही देता हूं। ये 2-3 क्वेश्चन और है, इसको भी तैयार रखना। ये तुम्हें मिल जाएंगे, ये तैयार रखना, और मैं तुम्हें मलेरिया वाला पॉइंट पढ़ा देता हूं। तैयार करते हैं मलेरिया। सो मलेरिया अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और वो चैप्टर के वैसे भी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। फटाफट देखते हैं, मलेरिया कवर कर लें। HIND2, इंडोनेशिया नहीं भाई, HIND2, HIND2 और इको R1, ये दोनों प्रतिबंधन एंजाइम हैं।
चलो फटाफट आते हैं मलेरिया में। किससे फैलता है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। प्लाज्मोडियम से फैलता है। किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। क्या है प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चे, प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ किस में आता है, प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ जिसे ग्रुप मानते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, जगत में आता है। तो जो प्रोटिस्टा जगत में आता है उसका नाम है प्रोटोजोआ और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके डन। ओके कितने प्रकार के प्लाज्मोडियम है भाई, तो पहले का नाम आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी जल्दी जवाब बताना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, फैल्सीपोरम ये दूसरा पार्ट आ गया। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरियाई। ओके तो 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है और 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम में सबसे ज्यादा दुर्दम यानी मैलिग्नेंट यानी खतरनाक कौन होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कोई बच्चे मैलिग्नेंट। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, फैल्सीपोरम। कौन सा होता है बच्चे, फैल्सीपोरम। यस यस यस, फैल्सीपोरम सबसे ज्यादा खतरनाक में से एक होता है, यह बात याद रखना। किससे फैलता है, वाहक कौन कौन है इसका बताइए, वाहक कौन कौन है। वाहक 2 होते हैं, पहले का नाम होगा प्राथमिक, पहले का नाम क्या होता है, प्राथमिक, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है मेरे बच्चे द्वितीयक। जल्दी बताओ प्राथमिक कारक कौन है, प्राथमिक कारक होता है कौन, प्राथमिक कारक होता है मच्छर, कौन सा मच्छर, और द्वितीयक कौन होता है, ह्यूमन, कौन सा ह्यूमन। मच्छर मतलब इंसान भी फैलाता है, क्या ये इंसान भी फैलाता है, बिल्कुल सही इंसान फैलाता है। मच्छर में कौन सा, मादा मच्छर, मादा में कौन, फीमेल एनोफिलीज, क्या नाम है इसका, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। सो ये मॉस्क्यूटो जो फीमेल है एनाफिलीज है, क्योंकि काटने का गुण इनके फीमेल में ही होता है, मेल के पास कोई डंक होता ही नहीं है। तो जब मेल के पास कोई डंक होगा नहीं तो काटेगा कैसे, और काटेगा ही नहीं तो कैसे फैलाएगा बीमारी, तो बीमारी नहीं फैला सकता। 2 लोग फैलाते हैं, याद रखना। मेल कारक है प्राथमिक मेल मतलब मच्छर, और दूसरा कारक है ह्यूमन, और वो भी कौन सा ह्यूमन, जो प्रभावित हो, इन्फेक्टेड हो, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होगा वो फैलाएगा। कौन फैलाएगा मेरे बच्चे, इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो फैलाएगा इसको। बन जाएगी बात, बढ़िया। अब देखो फटाफट ये रहता कहां पर है इसको समझ लो। तो ये है भाई मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, FAM लिख दिया मैंने, कि लार ग्रंथि में, कहां पर बच्चे, लार ग्रंथि में होता है। लार ग्रंथि में किस रूप में, स्पोरोजोइट। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, स्पोरोजोइट रूप में, कि जब आपको मच्छर काटता है तो आपके शरीर में किस रूप में एंटर करता है, इसे अपन कहते हैं बीजाणुज या जीवाणुज भी कहते हैं इसको। बीजाणुज अवस्था में एंटर करेगा और लह रहा है लार ग्रंथि में। कहां पर रह रहा है, लार ग्रंथि में रहता है। वो कहां रह रहा है मेरे बच्चे, लार ग्रंथि में रह रहा है और बीजाणुज अवस्था में। अब ये मच्छर मान लो काट दिया भाई, काट दिया तो लार आया, और लार जो है एंटर कर गया कहां पर बच्चे, ब्लड में। ब्लड में घूमते घूमते वो पहुंचा लीवर में, ठीक है। ह्यूमन को काट दिया और काटते ही वो लीवर में पहुंचा दिया, घूमते घूमते ब्लड से लीवर में पहुंचा। अब लीवर की कोशिकाओं में क्या होगा भाई, तो लीवर की कोशिकाओं में ये अपनी संख्या को 1 2 और उसके बाद खूब सारा बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद वहां से फूट गया भाई। तो लीवर की कोशिकाओं में अपनी संख्या बढ़ाई, कौन सा जनन किया, अलैंगिक जनन किया, और अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाई। लीवर के बाद भैया जी एंटर किया ये आरबीसी में, लीवर के बाद कहां, आरबीसी में। तो आरबीसी को भी फोड़ा, फिर
अब आरबीसी के अंदर प्रवेश किया, उसके अंदर भी अलैंगिक जनन किया और अलैंगिक जनन करने के बाद फोड़ के निकाल दिया। अब की बार जो फूटा है ना, तो दो चीज निकालेगा। पहला चीज तो एक केमिकल निकाला जिसका नाम था हीमोजॉइन। कमेंट सेक्शन खुला है, बताना। हीमोजॉइन निकला और हीमोजॉइन की वजह से मलेरिया का बुखार आता है। यह जहरीला पदार्थ है हीमोजॉइन। कहां से फूट के निकला था? आरबीसी से। आरबीसी से निकला था और आरबीसी से निकलते ही यह फीवर आता है। बाकी बड़ी जो कोशिकाएं हैं वो दो भागों में बदल गई। एक का नाम था मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, और दूसरे का नाम था नर युग्मकोद्भिद। अब नर और मादा युग्मकोद्भिद इस इंसान को जिसको काटे हुए हैं उसका बैंड बजाते रहेंगे, उसे मारते रहेंगे बेचारे को। लेकिन इसी बीच में एक सामान्य मच्छर, सामान्य मतलब जिसके अंदर अभी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में अभी नहीं है, ये मान लो इसको काट दिया, तो काटा अगर तो ये मादा और नर जो है ना ब्लड से होते हुए इसके आहार नाल में आ गए। कहां गए मेरे बच्चे? आहार नाल में आ गए। ब्लड से होते हुए आ गए कहां पर? आहार नाल में आ गए। तो ये जब काटा तो मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद आहार नाल में आ गए। आहार नाल में क्या हुआ? नर युग्मक बना। और नर युग्मक कौन से युग्मक से? मादा युग्मक से मिला। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरे बच्चे निषेचन। और निषेचन के बाद हो गया क्या बना? जाइगोट। अब ये जाइगोट वृद्धि के लिए कहां से? वृद्धि के लिए कहां जाएगा? वृद्धि के लिए चला गया लार ग्रंथि में। वृद्धि के लिए गया लार ग्रंथि में। अब ये शॉर्टकट था, जल्दी जल्दी वाला था। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल कर देंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आया हो, फिर ये चक्र ऐसे ही शुरू हो जाता है। आधा जीवन मादा एनाफिलीज मच्छर में और आधा जो है वो मनुष्य में, जो इन्फेक्टेड मनुष्य है उसमें फैलता है। क्या बोलता है बच्चा लोग? समझ में आया हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलिए। सबके समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बड़ा पार्ट है। मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊंगा, बहुत कामेटिव तरीके से, बहुत शांत तरीके से आपको ये समझाऊंगा, आपसे बनेगा। आज तो अब जल्दी 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 में करवा दिया, आपको बन जाएगा। मजा आया समझ में? बढ़िया। अब जिस जिस बच्चे को ये आया हो यार, मेरी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल को शेयर करना अपने सभी दोस्तों से, और सबको बताना कि चैनल पे सबसे बेहतरीन 10 मिलेंगे। आज एक है, अगले हफ्ते फिर देंगे। फिर ऐसा करते 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 मैं जल्दी जल्दी भी आपको दूंगा। 10 सेट दूंगा टोटल। अब आज बताओ आज का सेट कैसा लगा? मजा आया ना? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इन प्रश्नों को जब बार बार तुम बनाओगे ना, तो तुम्हारा कमांड जब आएगा ना, तो मजा ही आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे आपका मैं इंतजार करूंगा। ये 2-3 प्रश्न और देख लेना, इनको फिर मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छा लगेगा फिर। ठीक है? बढ़िया प्रश्न बनाओ, बढ़िया से क्लियर करो, और खूब सारे प्रश्न को देखकर ये भी कुछ प्रश्न है, आप इनको भी देख लीजिएगा भाई। पुष्प मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। शुक्राणु कहां संचित रहते हैं? जवाब बताओ तो मुझे। लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता बताइए, और पृथक्करण का नियम बताइए। सब पढ़ाया हुआ है। अनुकूलन और किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है? ये 5-6 प्रश्न आपके सामने है। टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम होगा क्या? टेलीग्राम का नाम मेरे बच्चे, ये हमारा चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम है, नाम होगा योगेश सर बायोलॉजी। आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको जाकर फॉलो करो, जाकर पूरा सेट 1 आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है? तो बस आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें। रेडी गाइस? तैयार हैं आप लोग? चलिए, पीडीएफ इस टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम में इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। ठीक है? ओके। अब यहां से आ गई क्वेश्चन की बारी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं कल। ठीक है? क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछेंगे हम लोग, कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, उसके ऊपर भी एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी तैयार रहिएगा, वो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है? तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं।
ठीक है, आपको बताना है कि एक ऑटो इम्यून डिसीज, स्वयं प्रतिरक्षा रोग, एक एग्जाम्पल जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, स्वयं प्रतिरक्षा रोग, जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब बताइए कि एक स्वयं प्रतिरक्षा रोग कौन सा है। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच।